नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हमारे देश में डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है। लोग डॉक्टर को भगवान के बाद दूसरा दर्जा एक तरीके से देते हैं। डॉक्टर शब्द जितना सुनने में आसान लगता है, बनने की प्रक्रिया उतनी ही जटिल होती है। दरअसल नीट के तहत परीक्षा होती है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कंडक्ट करती है। लेकिन इस बार नीट एग्जाम सवालों के घेरे में है। एनटीए मार्क्स को लेकर जो गड़बड़ किया गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। देश भर में अब प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने इस कंट्रोवर्सी को लेकर एक बड़ा आदेश एक तरीके से कहें तो दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद एनटीए ने ग्रेस मार्क्स वापस ले लिया। दोबारा 1563 छात्रों को परीक्षा देने को कहा है। अब इस मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। 6 सेंटर्स ऐसे रहे जहां गलत सेट चले गए थे। एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है और 23 जून को फिर से परीक्षा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने नीट परीक्षा में नकल होने से साफ इनकार कर दिया है। यानी किसी भी तरीके की धांधली इस परीक्षा में नहीं हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट में ग्रेस मार्किंग को लेकर एनटीए को बताया कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए, उनको दोबारा परीक्षा का विकल्प दिया जा रहा है और जो छात्र दोबारा परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के उनके ओरिजिनल मार्क्स दिए जाएं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिक्षा मंत्री कैसे कह सकते हैं कि प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। एनटीए ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। ऐसे में नीट एग्जाम 2024 को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। इस पर सारे संदेह दूर करने की कोशिश हो रही है। आज हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बनी हुई है उसको देखें तो सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब स्टूडेंट्स चाहते हैं। और इसी को लेकर के देखिए तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। दरअसल एनटीए ने जो एग्जाम कंडक्ट किया, सवालों के घेरे में रिजल्ट के आते ही एनटीए आ गया था, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए उसमें 720 नंबर जो है वो सबसे ज्यादा नंबर हैं और 720 नंबर 6 ऐसे स्टूडेंट रहे जो हरियाणा के एक सेंटर से टॉप करके आए और कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें 719 नंबर, 718 नंबर आए। अब किसी भी परिस्थिति में 719 नंबर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम जो कंडक्ट होता है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी एक सवाल अगर आपका गलत हुआ तो उसके नंबर तो कटेंगे ही, साथ ही एक नेगेटिव मार्किंग
होगा, 1 अंक आपका कटेगा। तो यानी एक सवाल भी अगर किसी स्टूडेंट ने गलत लिखा है तो फिर आपके 4 + 1 यानी 5 नंबर कटने चाहिए। तो ऐसे में 720 की परीक्षा और 719 नंबर कैसे आया, यह बहुत बड़ा सवाल था। दलील जो दी गई एनटीए की तरफ से कि कुछ ऐसे सेंटर्स थे जिसमें शिक्षा मंत्री ने अब क्लियर किया है कि 6 ऐसे सेंटर थे जहां पर जो पेपर्स दिए गए वो पेपर्स नहीं थे जो होने चाहिए थे, यानी कि गलत पेपर दिए गए। इसकी वजह से वहां समय लगा जो रियल पेपर थे वो जाने में। तो वो जो वक्त था, जितना वक्त उनका खराब हुआ, उसका ग्रेस नंबर उन्हें दिया गया है। आधार क्या था, किस तरीके से वो तय किया गया, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया है। एक बड़ा फैसला जो है एनटीए की तरफ से आज लिया गया सुप्रीम कोर्ट में, इसकी जानकारी भी एनटीए की तरफ से दी गई, जिसमें यह कहा गया कि हम बिना ग्रेस मार्क के रिजल्ट जारी करेंगे। जिन्हें ग्रेस नंबर दिए गए हैं वो चाहें तो अपने इसी नंबर से संतुष्ट रहें, या फिर 23 जून को फिर से परीक्षा कंडक्ट होगी। वो 1563 छात्र जिन्हें ग्रेस नंबर्स दिए गए हैं वो एक बार फिर से परीक्षा दें। तो मामला यह है, अब इसमें सवाल यह उठता है कि इस परीक्षा जो नीट की परीक्षा थी वो कितनी नीट है, कितनी नीट एंड क्लीन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये नीट की परीक्षा होती कैसे है, इस परीक्षा में कंट्रोवर्सी क्यों आई। क्योंकि ये सबसे बड़ी परीक्षा अगर कहें, एक तरफ हम देखते हैं यूपीएससी की एक परीक्षा होती है और अब नीट की परीक्षा जो डॉक्टर्स के लिए होती है। समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है, सभी का मैं स्वागत करूंगा। हमारे साथ संजय बंसल जी जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। संजय जी बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेश खंडेलवाल जी, पूर्व वीसी हैं। राजेश जी बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सीपी शर्मा जी हैं, डायरेक्टर हैं सीपी शर्मा क्लासेस के। सर बहुत स्वागत आपका, प्रयागराज से ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ गंगा सिंह जी हैं, बीकानेर से ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आपका सर। एसके यादव जी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले राजेश जी आप ही से चर्चा की शुरुआत करेंगे और समझना हम ये चाहेंगे कि जो नीट की परीक्षा है उसे कंडक्ट करवाने का तरीका क्या है और अचानक ये कंट्रोवर्सी क्यों आई सामने। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को कि आपने इतना बड़ा विषय, इतना महत्वपूर्ण और इतना कंसर्न ऑफ स्टूडेंट्स का विषय आपने उठाया है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और वो प्रश्न ये है कि यदि ये पता नहीं चलता, यदि ये हमें पता नहीं चलता कि 720 नंबर वाले 6 छात्र एक स्कूल से हैं, तो ये पूरा मामला किसी को पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। अब जब ये पता चल गया तो अब हम चर्चा क्या कर रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या पेपर लीक हुआ था, कैसे हुआ था, नीट ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या स्कैम था नहीं था। मेरा प्रश्न मूल जो है वो ये है, हमें चर्चा आज ये करनी चाहिए क्योंकि जो कमेटी बन गई वो पता करेगी, केस कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो भी, तो वो पता चले, उसका निर्णय निकलेगा, वो सब डिटेल पता करेंगे। लेकिन जो मेन मेरा जो कहने का है वो ये है कि आज विचार ये करना चाहिए कि कोचिंग सेंटर्स बढ़े जा रहे हैं देश में। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, जिसमें पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल मूलाधार उसका ये था कि इस प्रकार से असेसमेंट हो बच्चों का कि कोचिंग सेंटर्स की आवश्यकता ही ना हो। उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। अभी 2-3 महीने पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने गाइडलाइंस निकाली कि कोचिंग सेंटर्स कैसे चलाएं अपने आप को, रेगुलेट कैसे हों कोचिंग सेंटर्स। मैं ये कह रहा हूं कोचिंग सेंटर हो ही क्यों,
क्योंकि इस पूरे प्रकरण में यदि आप देखेंगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप देख लीजिए, कोचिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, उनकी बहुत सांठगांठ रहती है और सारे बच्चे जो कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं ये एक श्योरिटी देते हैं, ये लोग अंडरलाइनिंग श्योरिटी देते हैं कि हम आपका सिलेक्शन करवाएंगे और हाईलाइट भी करते हैं पेपर्स में कि हमारे यहाँ के बच्चे सेलेक्ट हुए, ये रैंक आया, वो रैंक आया। ये जो कहानी उभर के आई ये इसलिए आई क्योंकि एक कोचिंग सेंटर के बच्चे अच्छे नंबर ले आए और दूसरे के नहीं लाए। उस तह तक हम जा ही नहीं रहे कि ये कोचिंग सेंटर चल क्यों रहे हैं, हमारी क्या नीति है कि कोचिंग सेंटर चले ही ना। मैं सही से समझ पा रहा हूं, एक तरफ सरकार ये भी चाहती है कि ये दर्शाना चाहती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ना हो, हम ऐसी शिक्षा देंगे कि वो कॉलेज या स्कूल में ही पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसे चले इसको लेकर के गाइडलाइंस लाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, विरोधाभास दिख रहा है। अभिषेक जी ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं, हाईलाइट करना चाहता हूं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हाईलाइट किया है। बिल्कुल, जरा इसे मैं पीसीआर की टीम से कहूंगा कि जरा सा इसे जूम करके दिखाया जाए। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, जिसमें देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में पहला पॉइंट है ट्रैकिंग, दूसरा बोर्ड एग्जाम का है, फिर असेसमेंट का है, फिर एआई बेस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का है और असेसमेंट सेंटर का है, प्रखर की बात की गई है और लास्ट में आप देखिए ये बोलते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल वर्क टू ऑफर ए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ हाई क्वालिटी टू एलिमिनेट द नीड ऑफ कोचिंग फॉर दीज एग्जाम्स। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप पॉलिसी मेकर्स का इस पे ध्यान आकर्षित करें कि ऐसा सिस्टम आए कि कोचिंग, कोई भी सिस्टम हम बनाए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, कोचिंग सेंटर्स की आवश्यकता ही ना हो। ये कोचिंग सेंटर का सारा खेल है। आप देख लीजिए जो पिटीशन भी करने गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो बच्चे नहीं गए, कोचिंग सेंटर्स गए हैं। एक से एक बड़ा कोचिंग सेंटर वहां पे गया है और वो ये तक कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। तो कहानी इसमें पूरा जो है ये मामला पैसे का है। आप देखिए कोचिंग सेंटर, अभिषेक जी, कितना बिजनेस है पता है? 60,000 करोड़, 58,000 से 60,000 करोड़ पर ईयर का बिजनेस है। और अभी जो आपने पूछा गाइडलाइंस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस आई, उसमें ये क्लियरली लिखा है कि कोचिंग सेंटर आप कैसे चलाएं। कहीं भी ये नहीं है कि ऐसा कोई डिसीजन हो कि कोचिंग सेंटर वाला कोचिंग सेंटर बंद करे। आज देश में 1100 यूनिवर्सिटी, 44,000 इंस्टीट्यूट्स, टोटल मिला के करीब 55,000 के करीब होता है, लेकिन कोचिंग सेंटर देश में 70,000 के करीब हैं और वो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के हैं। लेकिन इतने सारे कोचिंग सेंटर अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, उनकी तो बात ही नहीं है। अच्छा, आप देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये क्लियरली लिखा है कि हम बच्चों का असेसमेंट ऐसे करेंगे जिससे आसानी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जब से ये नीट का एग्जाम या सीयूईटी या कोई भी एग्जाम, जब से एनटीए बना है, ग्रोथ कोचिंग सेंटर्स की 15% से बढ़ के 25% हो गई है। और अब कह रहे हैं कि अगले 1-2 साल में कोचिंग सेंटर्स का जो बिजनेस है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ जो ऑर्गेनाइज का एक आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा आंकड़ा होने जा रहा है। लगभग 30 लाख करोड़ तक का ये बिजनेस है। अनऑर्गेनाइज को आप मिला लें, सभी को मिला करके अभिषेक जी मैं एक और 2030 तक ये आंकड़ा टच कर जाएगा। अभिषेक जी एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं, जिसको कोई चैनल कहीं भी कोई बात ही नहीं कर रहा। देखिए, जब आप एक नई यूनिवर्सिटी खोलते हो, जब आप एक नया संस्थान खोलते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अपना प्रपोजल भेजते हो, तो उसमें ये बोला जाता है, आप अंडरटेकिंग देते हो कि इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको कोई भी शिक्षण संस्थान खोलने से पहले ये अंडरटेकिंग देनी होती है। लेकिन कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट अलाउ कर रही है और कोचिंग सेंटर में क्लियरली लिखा है फॉर प्रॉफिट। अब आप देखिए, एक और तो नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं और फॉर प्रॉफिट वाले कोचिंग सेंटर प्रॉस्पर कर रहे हैं। आप कोई न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, आज कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट किसी इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के नहीं है, कोचिंग सेंटर्स के हैं। बिल्कुल ठीक है सर। संजय बंसल जी हमारे साथ हैं। संजय जी, आज की जो प्रोसीडिंग रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में जरा सा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आज एनटीए ने कहीं ना कहीं यह मान लिया कि हाँ,
कुछ तो दिक्कत हुई थी, चाहे पेपर लेट से पहुंचा हो, पेपर गलत मिला हो, कारण कुछ भी रहे हो, लेकिन कुछ दिक्कत तो हुई थी 6 सेंटर्स पर। देखिए एक्चुअली बहुत सारे एलिगेशंस जब से 4 जून से रिजल्ट आउट हुए हैं तब से बहुत सी ऐसी एलिगेशंस आई हैं, स्टूडेंट्स की तरफ से कंप्लेंट्स आई हैं और जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये पूरा प्रोसेस जो है एग्जामिनेशन का और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन का बड़ा ही सस्पिशियस है और बहुत सी खामियां और कमियां उसमें नोटिस की गई हैं। हर साल कुछ ना कुछ होता है, लेकिन इस साल लगता है कुछ जरूरत से ज्यादा ये जो है हो गया है। 3-4 पॉइंट्स जो है मैं बताना चाहता हूं, जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स ने या जैसा कि बताया गया कि कुछ कोचिंग सेंटर्स ने, क्योंकि बहुत सारी पिटीशंस हाई कोर्ट में फाइल हुई, कुछ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। सुप्रीम कोर्ट अभी वेकेशन पे है, तो ये वेकेशन बेंच ने जो है प्रिलिमिनरी हियरिंग इसमें की है और ये इंटरिम ऑर्डर जो है पास किए हैं आज। जैसा आपने बताया कि उसमें उन्होंने जो 30 जून से काउंसलिंग जो शुरू होने वाली है, क्योंकि वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट्स हैं कि उसमें कोई कोर्ट जो है दखल नहीं दे सकती है। वो सेक्रोसेंट है, डेट्स जितनी भी हैं 30 जून की काउंसलिंग की, और उसके बाद जो पूरा प्रोसेस है एडमिशन का या फीस जमा करने का, नाम वापस लेने का, वेटिंग लिस्ट का पूरा एक प्रोसेस है जो कि सितंबर तक चलता है। वो प्रोसेस जो है नॉर्मली कोर्ट उसके अंदर इंटरफियर नहीं करती है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का उतना फैसला तो ठीक रहा कि उस काउंसलिंग के फैसले में उन्होंने काउंसलिंग की प्रोसेस में कोई दखल नहीं दिया। लेकिन प्राइमा फेसी जो सबसे बड़ा जो पहली बात जो एनटीए ने यहाँ अगर एक्सेप्ट की है वो ये कि जो मार्क्स जो एक्स्ट्रा मार्क्स जो ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं 1563 स्टूडेंट्स को, उसमें कुछ खामियां पाई गई और उसका बेसिस ये है कि 67 स्टूडेंट्स जो हैं ऐसे पाए गए जिनको 718, 719, 720 मार्क्स मिले, जो कि एक हिस्ट्री है अपने आप में, जो है इतिहास है। एनटीए के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कभी भी इतने मार्क्स इतने सारे स्टूडेंट्स को कभी नहीं दिए गए। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक 2019 से लेके 2020, 2021, 2022, 2023 तक सिर्फ 1 या 2 या ज्यादा से ज्यादा एक बार 3 लोगों को जो है टॉप मार्क्स मिले हैं, जबकि इस बार 67 स्टूडेंट जो हैं जो जिनको टॉपर घोषित किया गया है। तो नेचुरली जो भी एग्जामिनेशन का तरीका है या मार्किंग का जो सिस्टम है वो फॉल्टी है और कोर्ट उसके ऊपर अभी जो है उस प्रोसेस को अभी अंडरटेक कर रही है। सीपी शर्मा जी, बहुत सारी बातें हैं जो अभी आनी है, तो इसलिए प्राइमा फेसी जो एनटीए ने कहा है कि भी 1563 स्टूडेंट्स को जो है हमने ग्रेस मार्क्स दिए, जिसकी वजह से इतना ज्यादा वो दोबारा परीक्षा या तो दे सकते हैं या बिना ग्रेस मार्क के वो मार्क्स को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है सर, आता हूं फिर से आपके पास। सीपी शर्मा जी, अभी जिस तरीके से राकेश जी ने जो बात रखी उससे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि हमने ये तो जरूर देखा है कि जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन की बाढ़ आई है, जिस तरीके से एजुकेशन को एक तरीके से कहें बिजनेस बना दिया गया है, उसने ही चुनौतियां सबसे ज्यादा बढ़ाई हैं इस तरीके के एग्जाम के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो है मैं पहले ये कहना चाहता हूं कि कोचिंग सेंटर की जरूरत क्यों पड़ी। क्या कोचिंग सेंटर आज ही से चल रहे हैं? यदि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना मजबूत हो जाए, हमारे स्कूलों की पढ़ाई, हमारे यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई इतनी स्ट्रांग हो जाए तो शायद कोचिंग सेंटरों की जरूरत ही नहीं पड़े। कोचिंग सेंटरों की जरूरत जब भी पड़ती है जब स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चे जो है आजकल जो है, अब ये तो बहुत बड़ा लेवल हो गया, आजकल तो जो है क्लास 1-2 से ही ट्यूशन शुरू हो गए हैं और हमारी गवर्नमेंट ने तो क्लास 10 तक बैन कर दिया है कि क्लास 10 तक आप कोचिंग नहीं कर सकते। लेकिन आपकी पहले ये सोचना पड़ेगा ना हम लोगों के, अपना एजुकेशन सिस्टम हमें इतना मजबूत करना पड़ेगा कि बच्चा कोचिंग तक जाए ही नहीं। और कोचिंग, मैं तो ये कहता हूँ, देखिए बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके बच्चे कोचिंग किए बगैर जो है आज तक जो है अपना सेलेक्ट हो गए हैं या चले गए हैं। ये कहना बहुत आसान है कि कोचिंग सेंटरों को बंद कर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए पहले हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी को जो है मजबूत करना पड़ेगा और वो पूरे देश में जो है राष्ट्रीय स्तर पर होगी तभी पॉसिबल होगा और इसमें बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं बंद नहीं हो सकता, बंद हो सकता है, वो भी एक अलग सेक्टर है। और आप यदि देखें तो जैसे 40,000 बच्चे केवल जो है सरकारी मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, बाकी 60,000 तो प्राइवेट में जा रहे हैं। और प्राइवेट का हाल आप सभी को पता है कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए लगता है एमबीबीएस कराने में। तो क्या वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कि वहां पे मतलब प्रॉफिट नहीं लिया जा रहा है? ये तो कहना गलत है ना कि कोचिंग सेंटरों को बंद कर देना चाहिए। मतलब सबको ये भी एक अपना मानो बेरोजगारी है हमारे देश में इतना। कोचिंग सेंटर में केवल वही टीचर पढ़ाते हैं जो कि अपना मतलब अपने क्षेत्र में जो है अव्वल होते हैं,
जो अपने क्षेत्र में अव्वल होते हैं और किसी कारण से रिजर्वेशन की वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, नहीं वो अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए कॉलेजेस जो हैं नॉन प्रॉफिट के लिए हैं, उसी तरीके से इंस्टीट्यूट को भी, हाँ ठीक है आप प्रॉफिट चाहिए, आपको घर चलाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस पे एक लिमिट भी होना चाहिए। इसके विषय में तो सोचा जा सकता है। जिस तरीके से फीस की बाढ़ आई हुई है, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि करोड़ और 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं, तो कितने लोग हैं हिंदुस्तान में आज जो 1.5 करोड़ रुपए दे करके अपने बच्चे को पढ़ाएंगे? पूरी सीट भर जाती है, एक भी सीट खाली नहीं रहती, पूरी सीट भर जाती है। यदि इसके अलावा भी सीट बढ़ा दी जाए तो वो भी बढ़ जाएगी। देखिए अभिषेक जी, मैं एक बात बोल सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है सीपी शर्मा जी, एक छोटा सा रिप्लाई राकेश जी करना चाह रहे हैं। राकेश जी जल्दी से बोलिए, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं केवल, ठीक है सीपी शर्मा जी, ठीक है राकेश मैं केवल एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा विषय है जो शर्मा जी ने उठाया कि बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं और फीस 1 से 1.5 करोड़ होती है, तो हम सीधा ब्लेम कर देते हैं कि वो इंस्टीट्यूट क्या नॉट फॉर प्रॉफिट हैं। यस, वो इंस्टीट्यूट नॉट फॉर प्रॉफिट हैं, लेकिन फीस इतनी अधिक क्यों ले रहे हैं? हमें ये भी देखना होगा कि हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन इतनी कॉस्टली क्यों है। क्यों हमारा बच्चा कजाकिस्तान में, यूक्रेन में, उज्बेकिस्तान में, रशिया में जाके मेडिकल डिग्री लेता है? हम क्यों नहीं सिस्टम को सिंपल कर देते हैं? हम मान लीजिए कोई मेडिकल कॉलेज खोलना चाहता है, उसके कंडीशन ऐसी लगा रखी है आपके पास 500 बेड का हॉस्पिटल हो तभी आप खोल सकते हैं। इस प्रकार की कंडीशन लगा रखी है कि उसको इन्वेस्टमेंट इतना हैवी करना पड़ता है जिससे फीस हाई है। ये हमको देखना होगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही वो सारे नॉट फॉर प्रॉफिट हैं। ये डिटेल में देखना होगा। और मैं कोचिंग सेंटर को बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये निर्धारित करती है, ये सुनिश्चित करने के लिए बोलती है, गाइडलाइन देती है, ठीक है अंडरलाइन करती है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, जल्द लौटते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए देश में इस समय नीट के रिजल्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन उसके पीछे की वजहों को समझने की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हमने जो गेस्ट बुलाए हैं उनसे यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह समस्या आखिर है क्यों और इस समस्या का समाधान क्या है। इस समय हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मनोज दीक्षित जी आपके पास आ रहे हैं। मनोज जी हमारे साथ हैं, आवाज मिल रही है मनोज जी? लगता है मनोज जी से संपर्क टूट गया है। एसके यादव जी हमारे साथ हैं। एसके यादव जी आवाज मिल रही है आपको? जी सर। एसके यादव जी, नीट की समस्या आज ठीक है, जब एक साथ इतने ज्यादा टॉपर्स आ गए तो हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं तो हुई होगी। हमने उस वक्त ध्यान नहीं दिया जिस तरीके से आप देखिए कोटा एक फैक्ट्री बन गया है। कोटा फैक्ट्री एक सीरीज भी आई हुई है, आपने देखा भी होगा शायद। हमने एजुकेशन को फैक्ट्री बना दिया। सबसे पहले तो सर आप न्यूज इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, बच्चों को प्रॉब्लम क्या देखिए रिजल्ट में कि जो पेपर लीक हुआ है, सरकार मान रही है, सरकार का कहना है पेपर लीक नहीं हुआ है। सर पेपर लीक 6 सेंटर को माना जा रहा है कि वहां पे दिक्कतें आई हैं। इसके अलावा एक सेंटर पे ही 6 स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 पाया हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है? एक ही सेंटर से इतने टॉपर्स कैसे आ सकते हैं? और ओवरऑल भी देखा जाए तो 59 स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं। इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि जो स्टूडेंट्स है वो सोच रहा है कि मैं कितना पढूं, और इतने जब ज्यादा टॉपर्स हैं, रैंक बहुत हाई चली गई, तो ये एक मन में आता है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ियां हैं। नहीं, लेकिन एक चीज है, अगर इसका मैं दूसरा एंगल देखूं तो एक ही सेंटर से टॉपर क्यों नहीं आ सकते हैं? आप अगर ये कह रहे हैं कि आ सकते हैं, ये हो सकता है या नहीं, मैं कहता हूं आ सकते हैं। मैंने 10th में जहां से जिस सेंटर से एग्जाम दिया था वहां से 4 टॉपर थे जी। साल 2003 तो बिहार बोर्ड की परीक्षा। तो मैंने देखा एक ही सेंटर से 4 टॉपर आए हैं। सर ये बोला जा रहा है, इसी के लिए बच्चे जो कर रहे हैं सीबीआई की मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच की जाए और इसका दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए कि ये है क्या, वास्तविकता क्या है। बच्चे यही तो चाह रहे हैं, उनकी मांग गलत कहाँ है? नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है,
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आप लोग संतुष्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? जी संतुष्ट बच्चे तो नहीं है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो ग्रेस मार्क्स का बोला है कि हटाया जाएगा और यह रीनीट होगा। केवल जो ग्रेस मार्क्स 1500 कुछ स्टूडेंट्स को मिला हुआ है, तो उसमें दिक्कत ये है कि जो बच्चा चाहे दे सकता है, जो बच्चा चाहे नहीं दे सकता है। मतलब उसको ग्रेस मार्क्स कौन, जिसका मार्क्स ज्यादा आया होगा वो कौन बच्चा होगा जो चाहे? तो वो ग्रेस मार्क्स तो कटेगा, वो ग्रेस मार्क्स तो कटेगा, उनका ग्रेस मार्क्स नहीं रहेगा। जी, तो ग्रेस मार्क्स के साथ साथ दूसरा जो पेपर लीक हुआ है उसका, इसके अलावा ये गलतियां हुई और गलतियों को ये तब पता चला जब बच्चे देखे कि ये कई सेंटर से आ रहे हैं और ये नीट में जो नंबर्स हैं वो 719, 718, 750, ये मार्क्स कैसे पॉसिबल है? 720 आउट ऑफ 790, ये कैसे पॉसिबल है? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो इस पे आपत्ति जताई ही है और वहां पे एनटीए ने अपना जवाब भी दिया है कि हम जो पेपर गलत गए थे और फिर पेपर सही लाए गए, उतने में जो वक्त लगा उस हिसाब से हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, इसकी वजह से वो नंबर आए हैं, ग्रेस मार्क्स की वजह से। बहुत सारे सेंटरों पे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि नहीं, बच्चों को किसी कारण ये ग्रेस मार्क्स का जो प्रोसेस है, सबसे पहले तो ये पिछले कई सालों में जो है कि देखा जाए 17, 18, 19, 20 कभी नहीं दिया गया। ये अचानक इसी साल क्यों आया, और अगर आया तो पहले इसको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? ठीक है राकेश जी, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आज देखिए ये आईसीयू में जब पहुंचे हैं तब जाकर के हम उसके इलाज की बात कर रहे हैं, जब ये फोड़ा था उस टाइम में तो हमने सोचा ही नहीं। मैं अभिषेक जी इस बात को रिपीट करता हूं जो मैंने अभी जिससे स्टार्ट किया। देखिए जो टेस्ट है, नीट जो टेस्ट करता है, उस टेस्ट का नाम है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड का अर्थ ये होता है कि बच्चे में एप्टीट्यूड है कि नहीं डॉक्टर बनने का। अभी जो बच्चे एग्जाम देते हैं वो एप्टीट्यूड के आधार पे नहीं देते। अभी जो एग्जाम देते हैं वो इसलिए देते हैं कि डॉक्टर बन के ये करेंगे, वो करेंगे, धनी बनेंगे, बिकॉज धन अर्जित करना बेसिकली कॉन्सेप्ट है आज की पढ़ाई का। तो हमारा जो ये एग्जाम था ये कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट था। अब मैं आता हूँ एजुकेशन पॉलिसी पे। हमारी एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि बच्चे को पहली क्लास से लेके और 12वीं तक असेसमेंट ऐसे होना चाहिए डिफरेंट स्टेजेस पे। तो एक स्टेज है 10th बोर्ड एग्जाम और 12th बोर्ड एग्जाम। तो एजुकेशन पॉलिसी बोलती है कि 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में फ्लेक्सिबिलिटी हो। इतना तक कहा गया है कि एग्जाम एक ना हो बोर्ड का, बल्कि बच्चे को चांस दिया जाए रिपीट करने का। अब मैं जो ये बात कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आपने एनटीए बनाया, कॉन्सेप्ट ये था कि एनटीए आप तब बनाओ कि वो एक्चुअल में एप्टीट्यूड टेस्ट करें, लेकिन वो नहीं हुआ। हुआ क्या? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो जनरल एग्जामिनेशन हो रहे थे जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, उसी के आधार पे रहा, एप्टीट्यूड पे फोकस नहीं हुआ। और इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एनटीए, आपको एनटीए और सीबीएसई जो एनसीईआरटी जो आपका सीबीएसई बोर्ड है, उन दोनों के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन रखनी चाहिए थी। अब मैं आपको बात बताता हूं कि कोचिंग की क्या आवश्यकता है। पहले बच्चा बोर्ड का एग्जाम देगा, उसके बाद वो एनटीए के सारे सीयूईटी, नीट, जेईई देगा। आप जब बोर्ड का एग्जाम ले रहे हो उसी समय आप एग्जाम ले लो, नीट का भी ले लो, आप जेईई का भी ले लो, और स्कूल का सिलेबस आप ऐसा बनाओ जो कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हैं, ताकि वो बोर्ड का भी हो जाए और वो भी हो जाए। एक पंथ दो काज, इस प्रकार का सिस्टम रखो और एप्टीट्यूड चेक करो आप बच्चे का। मान लीजिए बच्चा मार्क्स लेके आ गया और डॉक्टर बन गया और उसका एप्टीट्यूड है ही नहीं डॉक्टर बनने का, और उसके संस्कार भी नहीं है डॉक्टर बनने के, तो यू आर नॉट सेलेक्टिंग द राइट पीपल फॉर राइट एजुकेशन। आप एजुकेशन जब दे रहे हो तो आप इस प्रकार से दो कि उस बच्चे का एप्टीट्यूड तो हो, वो बच्चा डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बन के किस प्रकार वो डॉक्टर रहेगा ये तो निर्धारित करो। और आपने क्या कर दिया, आपने एक एग्जाम स्टार्ट कर दिया, उससे और कोचिंग सेंटर्स बढ़ गए। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं आपको अभिषेक जी, जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और वो बात यह है कि आप मुझे बताइए 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं और आपकी सीट्स कितनी गिनी चुनी हैं, आप उस सीट को बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? आज कोई ये बात नहीं करता। मैं बताता हूं, कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, आप क्यों नहीं ऐसा करते हो कि वो शिफ्टों में चले? मेडिकल इंस्टीट्यूट 9 से 5 सारे इंस्टीट्यूशन चलते हैं, 9 बजे क्लासेस स्टार्ट होंगी, 5 बजे बंद।
आप 24 तो आवर्स फिर सर चलाइए। टीचिंग स्टाफ का रोना फिर होगा। टीचिंग स्टाफ आप क्रिएट करिए, आप हर चीज को देखिए। जब आप कोई भी फैसिलिटी इंडिया में देश में आप क्रिएट करते हो, आपने राफाल लिया, आपने बड़े बड़े संस्थान लगाए, जब आपका फोकस ये, आपके बच्चे यूक्रेन में फंस गए थे, आपके बच्चे रशिया में फंस गए थे, वो क्यों जा रहे हैं वहां पे? व्हाई डोंट वी हैव आवर ओन इंस्टीट्यूट्स हियर? भाई ये जो एम्स है, बजाय वो मेडिकल डिग्री, तो वो तो कॉस्टिंग यूक्रेन रशिया को लेकर के सबसे बड़ी बात यही आती है कि कॉस्टिंग वहां यहाँ के मुकाबले हाफ से भी कम है। कहते हैं कि 30-35 लाख में वहां हो जाता है। यही मैं कह रहा हूं, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कोई स्टडी करे, कमेटी बैठ के देखे कि व्हाट इज दैट हैपनिंग देयर। उन्होंने कौन सा हमारे यहाँ के लोग जाके वहां तो ये जो सबसे बड़ी समस्या है इंस्टीट्यूशंस की, वो कभी चाहेंगे कि इतने कम में हो जाए? बिल्कुल, इंस्टीट्यूशंस तो चाहते हैं, वो तो लिख के दे रहे हैं मिनिस्ट्री को। कोचिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात देखिए। कोचिंग वाले तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि ये पूरा चलता रहे। आज आप पिटीशन देख लीजिए, निकाल के देखिए, पिटीशन कौन कर रहा है? इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नहीं कर रहे, वो कोचिंग वाले कर रहे हैं। पता भी कैसे चला? क्योंकि उन्होंने, कोचिंग वालों ने अपने बच्चे को बुला के पूछा तेरे हाईएस्ट कैसे आ गए, फिर उसका रिकॉर्ड निकाल के देखा कि इसके तो सदा 660, 680, ठीक है, 660 आते थे। सीपी शर्मा जी, हमेशा आप देखें कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके की परीक्षा और कुछ भी जो बड़ी परीक्षाएं हैं, उसमें सवालों के दायरे में हमेशा से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते रहे। और ये कोई पहला मामला नहीं है, पहली बार ऐसा नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट पर सवाल उठ रहे हैं। अभिषेक जी, मैं वीसी साहब की बातों से जो थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। वीसी साहब केवल मतलब अपर लेवल की बात कर रहे हैं। अभी कभी ये कोचिंग सेंटर्स में शायद गए नहीं हैं कि जब कोचिंग सेंटर्स में बच्चे आते हैं, इन्होंने कहा कि 12th के साथ ही बोर्ड के साथ उनका नीट का एग्जाम ले लिया जाए, जेई का एग्जाम ले लिया जाए। जब गांव से बच्चा आता है तो उसको इंग्लिश लिखना तक नहीं आता है। हम उसको पहले 2 महीने इंग्लिश सिखाते हैं, किसी तरह उसको लिखने लायक बनाते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले देश में एक बोर्ड करना पड़ेगा। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड करिए, चाहे आईएससी बोर्ड करिए, चाहे आप स्टेट बोर्ड करिए, हर बोर्ड का लेवल अलग अलग है। ये ऐसा संभव ही नहीं है जो कह रहे हैं कि आप उसकी सांस ले ली। यदि आपने एक पेपर बनाया पूरे इंडिया में नीट का, तो बच्चों का लेवल भी तो आपको एक करना पड़ेगा, हर बोर्ड को एक ही करना पड़ेगा ना। और कोचिंग सेंटर, इसके मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग सेंटर में मतलब बंद नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बंद हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें अपने विद्यार्थियों का पहले ख्याल रखना पड़ेगा, उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आपके अनुसार वो क्या ख्याल रखा जाए, वो क्या चीजें हो सकती हैं? क्योंकि आज हम देखते हैं कि बच्चा दूसरी तीसरी क्लास में गया, सबसे पहले ट्यूशन लगाओ भाई बच्चे की। अब दूसरी तीसरी कक्षा के लिए भी अगर हमें ट्यूशन लगाना पड़ रहा है, तो फिर काहे का स्कूल? उससे अच्छा है स्कूल पे ताला लगा दिया जाए। स्कूल भाई साहब सही से वर्कआउट कर रहे हैं। यदि स्कूल के टीचर का स्टैंडर्ड एक हो जाए, टीचरों का जो सिलेक्शन सिस्टम है पूरे इंडिया में एक होना चाहिए। अब यूपी का अलग हो रहा है, बिहार का अलग हो रहा है, महाराष्ट्र का अलग हो रहा है, तो बताइए पूरे देश में एक एग्जाम कैसे हो सकता है? पूरे देश में एक बोर्ड कर दिया जाए, एक एजुकेशन सिस्टम कर दिया जाए, और एक ही सिलेक्शन, जो टीचर्स का सिलेक्शन प्रोसेस है उसको एक कर दिया जाए। उसके बाद में ये वीसी साहब की बात को हो सकता है कि आप बोर्ड के साथ ले लीजिए, या हाफ ईयरली ले लीजिए, या आप ईयरली ले लीजिए, वो सारी बातें पॉसिबल है। लेकिन अभी की सिनेरियो में ये चीजें पॉसिबल नहीं। और वीसी साहब जो कह रहे हैं कि कोचिंग वालों ने जाके याचिका की, वहां पे केस दायर किया है, ये सही बात है, ये इनकी बात तो मैं सहमत हूँ। और जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि 660 नंबर उसके आए और उसने पूछा आके, उसको भी मैं जान रहा हूँ। लेकिन इसमें ये जो हमारे स्टूडेंट है ये पिस रहे हैं। बात हमें चर्चा केवल आज हम जो बैठे हैं वो इस बात पे होनी चाहिए कि बच्चों को इस समय में क्या मतलब उसका कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए या रीवोल्यूशन होना चाहिए या क्या होना चाहिए, हमें इस पे वर्कआउट करना है। इस समय इसी पे हमें चर्चा करना है। और शायद टॉपिक भी आपने यही रखा है। आज ये टॉपिक हमारा नहीं है कि कोचिंग सेंटर होने चाहिए नहीं, वो देखिए हमारा जो चर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि ये समस्या आखिर आती क्यों है। नीट की ये समस्या आई है तो क्यों आई है? सर समस्या इसमें कोचिंग सेंटर, और अगर ये रिजल्ट आया है तो एक इंडिविजुअल को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिक्कत हो गई। अभिषेक जी, इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट केवल रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एजुकेशन माफिया या जो भी इस तरीके का नेक्सस क्रिएट किए हुए लोग वो क्या कर रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी ये न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि बिहार में पेपर जो है एक दिन पहले दे दिया गया, 25-25 लाख रुपए लेके, और बच्चों को रात भर हटाया गया, सीधा सेंटर पे छोड़ा गया। नीट के इस एग्जाम के
नीट के एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं। बच्चों को पहले से 25-25 लाख रुपए लेके उनको वहां से उनके घर से उठा के अपनी जगह रखा जहां उन्होंने सेंटर बनाया था, उनको पेपर याद कराया गया और सेंटर पे छोड़ दिया गया। तो जितना बच्चे ने रटा, जितना याद किया, 720 का 720 67 नहीं, ये 1000 के भी आ सकते थे। भाई आप यदि इस लेवल पे काम कर रहे हो तो बच्चों को याद करा रहे हो, पेपर जो आंसर याद करा रहे हो, तो वो तो सारा जाकर लिख ही देंगे पूरा का पूरा। तो इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पिछले साल तक 610 मार्क्स तक जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला है बच्चों को, और इस बार 650 पे भी नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों ने 650 अंक तक पाया है तो वो तो बेकार हो गए ना, उनकी मेहनत तो बेकार हो गई। तो आप बताइए री एग्जाम के अलावा इसमें ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने ये साफ कहा है कि पेपर कहीं लीक नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि पेपर्स 24 घंटे पहले दे करके रटवाया गया है। हाँ, वो तो पेपर में आया, न्यूज पेपर में। मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैंने न्यूज पेपर में पढ़ी हुई बात बोल रहा हूँ। ये तो मतलब न्यूज़पेपर की बात है, वो संजय जी सुप्रीम कोर्ट में भी क्या ऐसी कोई बात आई है? क्योंकि पेपर लीक को लेकर के फिलहाल, चाहे अगर बात कर ली जाए, कोर्ट में भी ऐसी कोई बात नहीं आई है पेपर लीक की, ना ही शिक्षा मंत्री ये मान रहे हैं। ये मेरी जो जानकारी है, पहली बात तो जो आपने कही है, मैंने भी शिक्षा मंत्री का वो बयान पढ़ा है। सर एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूं। इस समय एक तस्वीर आ रही है, ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल की शुरुआत होते ही ये पहली विदेश यात्रा है, यात्रा ये इटली की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना हो रहे हैं। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इटली के लिए रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, 9 तारीख को शपथ लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद अगले ही दिन सोमवार के दिन उन्होंने चार्ज संभाला। किसानों के हित में कुछ फैसले लिए, गरीबों के हित में मकान बनाने को लेकर कुछ फैसले लिए, और उसके बाद यह पहली विदेश यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा इटली की है। G7 समिट का आयोजन इटली में हो रहा है, जहां पहले ही ऋषि सुनक इसमें शामिल होने के लिए अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब जॉर्जिया मेलोनी ने उनका स्वागत किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी समिट में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो रहे हैं। संजय जी अब बोलिए। जी देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी पिटीशन में ऐसा जो है पेपर लीक का मामला तो नहीं उठाया गया है। डेफिनेटली जो बेसिकली जो मार्किंग सिस्टम है या जो रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसको लेकर बहुत सारी पिटीशन में बहुत सारे जो है मुद्दे उठाए गए हैं। लेकिन डेफिनेटली जो अगर आप सेग्रीगेशन करें, जैसे आप बहुत देर से ये पॉइंट आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो ये सेंटर्स जो हैं, जो एजुकेशन सेंटर्स हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, वो प्रॉब्लम का एक पार्ट है। क्यों ये इन्वेस्टिगेशन जब होगा या ये पता चलेगा कि कोई पेपर लीक हुआ है या एक ही सेंटर से एक ही जगह से किसी पर्टिकुलर कोचिंग क्लासेस के लोग ही जो हैं चुने गए हैं या उन्होंने टॉप किया है, जो सिलेक्शन लिस्ट है, तो वो किस तरीके से हुआ है, एनटीए ने जो सिस्टम बनाया है उस सिस्टम में जो है क्या खामियां हैं, किस तरीके से जो है उसको सुधार किया जा सकता है। क्योंकि ये बेसिकली 24 लाख स्टूडेंट जो है इस बार अपीयर हुए हैं। ये हर साल देखते हैं। मैं खुद जो है 2-3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का मैं स्टैंडिंग काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में। हम हर साल देखते हैं कि मेडिकल एडमिशंस को लेके जो है हर साल बहुत मुकदमे फाइल होते हैं, हर साल जो है एडमिशन प्रोसेस के ऊपर बातें होती हैं। तो जहां तक इस बात का सवाल है कि पेपर लीक को लेके कोई स्पेसिफिक सवाल उठाया गया नहीं, तो वो मेरी जानकारी में किसी भी पिटीशन में इस किस्म का सवाल नहीं उठाया गया। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, जो मुद्दे उठाए गए उसमें बहुत सारे जो है बेसिकली नॉर्मलाइजेशन को लेके या जो है मार्किंग सिस्टम को लेके, ग्रेस मार्क्स को लेके, या अब अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग टाइमिंग्स पे जो है कहीं पर टाइम कम हो गया, पेपर गलत बट गया, या एक सवाल के एक से ज्यादा आंसर कैसे हैं, ये सारे जो है मुद्दे, ये तो एनटीए को सुलझाने हैं ना। इसमें आपको कोचिंग सेंटर कुछ कर सकता है ना ही जो है कोई और। जी, तो ये सारी बातें जो है, ये अपना जो प्रोसीजर जो है स्ट्रीमलाइन करना या उस प्रोसीजर को बिल्कुल फॉल्ट फ्री बनाना, ये तो एनटीए की जिम्मेदारी है ना, जिसको इस काम के लिए नियुक्त किया गया है। अगर इस किस्म से देखिए, ये प्रीमियर एक टेस्ट है देश में, डॉक्टरी के एमबीबीएस के एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, जो कि नंबर 1 प्रोफेशन माना जाता है हिंदुस्तान में। आज आपने बताया 1.5 करोड़ रुपया करीब जो है एक साल का, एक कोर्स का 4.5-5 साल का लगता है। उसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, जो नीट की तैयारी के नाम पे जो पैसा लेते हैं, वो एक अलग इशू है, 20 लाख लेते हैं।
हाउ मच मनी दे चार्ज। तो इतना पैसा, इतना टाइम, इतना एफर्ट कोई स्टूडेंट अगर लगाता है, ठीक है। और उसके बाद जब पेपर देने के बाद जब आता हूँ राकेश जी, एक छोटा सा कमेंट मैं एसके यादव जी से भी ले लेता हूँ। आता हूँ संजय जी फिर से। एसके यादव जी, अब देखिए आप लोग ये तो बोल रहे हैं पेपर लीक, ये कहीं भी किसी पिटीशन में नहीं आया। अगर ऐसा था तो आप लोग पिटीशन में उस बात को क्यों नहीं डाले कि यहाँ पेपर लीक हुआ है? सीपी शर्मा जी ये कह रहे हैं कि बिहार में एक सेंटर पे अखबार में ऐसा था, तो वो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं प्रेजेंट किया गया? सरकार भी ये कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तो मतलब आप लोगों के अंदर भी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है चीजों को लेकर के? सर 100% कॉन्फिडेंस है, और पेपर लीक हुआ है इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। अभी तो वो सुप्रीम जैसे कोर्ट में बच्चे क्यों क्या नहीं मांग कर रहे पहुंचा? हैं, सबसे पहला अभी जो बच्चे मांग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? सीबीआई की मांग कर रहे हैं, ग्रेस मार्क्स हटाने की मांग कर रहे हैं, रीनीट की मांग कर रहे हैं। और ये जो बातें आई हैं ये लगभग हर साल होता है। हर साल ये बातें आती हैं कि जो पेपर है वो लीक हुआ, पेपर लीक हुआ। इस बार जो है कि काफी अंतर से हुआ है, जिसके कारण जो मार्क्स का पाया गया वो बहुत ज्यादा आपको कट ऑफ बन गया है। इसलिए बच्चे जो है सड़क पे आ गए, रोड पे आ गए कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बात ये नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर इस बार बहुत ज्यादा हुआ है जिसके कारण मार्क्स का प्रॉब्लम आया है। और देखा जाए, जैसा कि सीपी सर ने बोला भी कि बिहार में हुआ और जगह भी न्यूज आया, ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि सुनने में आया कि पेपर को रटवाया गया है। और पेपर सर रटवाने के बाद सुनने में 720 आया आउट ऑफ से चीजें नहीं चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप ये जा करके कहेंगे कि सुनने में आया से आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात को सुनेगा भी? सर जो और आप पिटीशन ये डाले गए बताइए- उसमें आगे ये बातें आएंगी, 100% आएंगी। जो लोग हम लोग की तरफ से लड़ रहे हैं, बच्चों की तरफ सर से लड़ रहे हैं, सुप्रीम वो कोर्ट लोग में 100% सबूत डालेंगे। चाहिए और होगा। इसमें सुनने में आया है से सुप्रीम कोर्ट मान जाएगा आपको लगता है? 67 स्टूडेंट का 720 मार्क्स कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्यों नहीं आ सकता नहीं है? सर आज तक कभी जो हिस्ट्री पेपर है में वो सर एक- हिस्ट्री एक- बनता है या नहीं? हिस्ट्री बनता है या नहीं? तो क्या केवल इसी साल आज तक सारा जो है नहीं, जितने मतलब अवतार मैं थे, आपसे मतलब ये मेडिकल पूछना फील्ड सर में जो सभी यहाँ पे सर- आके 720 मार्क्स पा गए। क्यों नहीं आ सकता है? कारण ये बताइए ना, क्यों नहीं आ सकता एक ही है? सेंटर से आने लगे 6-6 बच्चे। नहीं, मैं वही सर, पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं आ सकता है सर? इसका मतलब ये मुझे इसका यही मतलब क्या चीज हुआ बताइए, कि कोई भी पेपर क्यों का नहीं आ 100% सकता correct है? हो सकता है। और वो मैं एक पॉइंट इसके लिए बोलना चाहता हूँ, अगर मुझे आप इजाजत दें। जी संजय जी। जी, मैं एक्चुअली मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो उसमें जो है 17 और 6 और प्लस 44 बेसिकली जो टॉपर्स जो दिखाए गए हैं इस बार, हाँ वो 17 स्टूडेंट्स वर गेटिंग 720 मार्क्स एंड 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ दीस 17 स्टूडेंट्स वर फ्रॉम वन सेंटर। वन सेंटर, हाँ ठीक है। उसी को लेके इशू क्रिएट हुआ था। 720। जी, तो बिल्कुल। बेसिकली आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्यों नहीं हो सकता, हाँ लेकिन जब इतिहास ऐसा है कि कभी हुआ नहीं है और इतना आसान पेपर नहीं है ये कि आप जो है ये एक्सपेक्ट करें कि पूरे हिंदुस्तान भर वही मैं वो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन हो क्यों नहीं सकता ये जांच का विषय? अब सरकार ये कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक की बात कहीं आई नहीं है, सरकार ये कह रही है, तो हमें उस दिशा में भी सोचना होगा। जल्दी से राकेश जी एक लेकिन पेपर लीक नो इशू नहीं, डेफिनेटली अभिषेक जी- इसको इन्वेस्टिगेशन तो बहुत जरूरी है ना कि किस किस्म से अभिषेक राकेश जी जल्दी से अभिषेक जी, मैं दो बात बताना चाहता हूँ। जल्दी से सर। अभी देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने अभी पायलट ट्रायल कर रहे हैं वो। और पायलट ट्रायल क्या है? वो एग्जाम करेंगे ओपन बुक। ये लीक का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। ओपन बुक, बच्चा आए, पेपर ओपन बुक, किताब खोल के पेपर दे। एक तो ये बात, और दूसरी बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, शुरू से कह रहा हूँ, आप ये देखिए, ये जरा अगर दिखा देंगे, इस पे थोड़ा स्क्रीन पे दिखा देंगे, तो इसमें देखिए ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मैंडेट। कोई पूछे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मैंडेट क्या है, ठीक है, व्हाट फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज क्रिएटेड, ठीक उसमें है। क्लियरली लिखा है सर, द नीड ऑफ थोड़ा सा आपको रोकना, हमारे साथ ब्रिजेश जी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश महेश्वरी जी हैं, डायरेक्टर हैं एलन कोचिंग सेंटर कोटा के। ब्रिजेश जी बहुत स्वागत है आपका। सर ये नीट की इस बार जो रिजल्ट नीट का जो आया है, उसके बाद ये बवाल क्यों मचा हुआ है? क्या दिक्कत कहाँ आ गई रिजल्ट में? सर एक्चुअली क्या ये एग्जाम वास्तव में टॉप और कट ऑफ के बीच का है। हम 36 साल से इसको लेके चल रहे हैं, हम भी कट ऑफ निकालते हैं और अभी तक हमारा कट ऑफ 2 नंबर 3 नंबर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। ये हमारी एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ।
इस बार मैंने इसका कट ऑफ बोला था 615 प्लस माइनस 5, तो या तो प्लस 5 620 हुआ, माइनस 5 610 हुआ, ठीक। लेकिन जब देखा कि 655 वाले को दिक्कत आ रही है, लास्ट टाइम 655 वाले बच्चे को आराम से राजस्थान में हर मेडिकल कॉलेज ओपन था, इस बार 655 वाले के लिए एक भी मेडिकल कॉलेज ओपन नहीं है। और एकदम दिखा कि हम जो 655 और 600 अगर इधर लेते हैं 10, तो लगभग 44-41 नंबर का डिफरेंस आ गया। ये बात हमने वहां भी देखी, जो इन्होंने स्कोर बताया एवरेज कि 2023 में स्कोर था 279 एवरेज, अगर आपने देखा हो, उन्होंने दिया था अपने नोटिफिकेशन के अंदर, और 2024 में हो गया 323, तो ये स्कोर बढ़ के हो गया 44 नंबर। तो यहाँ भी दिख रहा है अब इतना डिफरेंस हो नहीं सकता। मैंने इसका एनालिसिस किया, और ये केवल एक एनालिसिस ऐसा जो सबको क्लियर कर देगा यार कि वास्तव में है क्या। देखिए, अपने भारत में लगभग 58,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट हैं। अगर हम ऊपर 620 से 720 के बीच का एक स्पान ले 100 नंबर का, ठीक है, हर पेरेंट को मालूम है कि मेरा बेटा टॉपर नहीं हो सकता, हर बच्चा भी नहीं कहता मैं टॉपर हो जाऊंगा, लेकिन एक टॉप के बाद जो कट ऑफ है, ताकि उसको ये लगे, हम बच्चों से बोलते हैं कि 600 प्लस आपने नंबर बना लिए तो मान के चलो आपको काउंसलिंग फर्स्ट नहीं तो सेकंड नहीं तो मॉप अप राउंड, वहां नहीं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाके मिल जाएगा। तो बच्चे को पूरी उम्मीद होती थी। इस बार हमने इसको एनालिसिस करा कि 44 नंबर का ये क्या लोचा आ रहा है। तो मैंने एक एनालिसिस किया, एक स्पान लिया सबसे पहले 620 से 720, ठीक। अब मैं देख रहा हूँ 2023 में बच्चे बैठे थे 20,38,596 बच्चे, इस बार बैठे 23,33,297 बच्चे, ठीक। ये जो स्पान लिया है इसमें 2023 में थे 13,991, 13,991, और हम जब भी इसको पीछे भी ले जाए 2022 ले जाए 21 ले जाए तो ये 13,000 से 15,000 रहता है फिगर, इससे डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। अब अगर इस बार ज्यादा कह दे कि भाई एक ही जगह से जो बात चल रही है, एक ही जगह से बात चल रही है कि आपके 6 बच्चों के 720 आ गए, तो कह दे जब एक जगह पोटेंशियल हो सकता है जैसे आप कह भी रहे हो, ठीक है, तो हर जगह फिर प्रतिभा के हिसाब से बढ़ना चाहिए कंपटीशन, क्योंकि ऊपर टॉपर पे आपके आगे 67। तो जरा यहां देखिए, अब हम देखते 2024 में एक सिंपल सा सवाल मैं पूछूं सर, एक सिंपल सा सवाल, एक क्लास में 99.9% नंबर लाने वाला कितना स्टूडेंट होता है? 1 2 3 उससे ज्यादा नहीं होता है, लेकिन बाकी के वही 80% आते हैं एवरेज, वही इस बार भी है। आप जो कह रहे हो उसको मैं से बोल सकता हूँ और ढंग से बोलो, 2020 से 720 में 720 आना चालू हुआ, इस बार आपके एक ही जगह से 6 बच्चों के 720 आ गए और कुल मिला के 67 बच्चों के पूरे भारत में आ गए। लेकिन अगर मैं 4 साल को देखता हूं 2020, 2021, 2022, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है, संजय जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनका ये कहना है कि 17 और प्लस 6 23 लोगों के 720 के वहां पे डिटेल्स हैं। वो मैं पूरा ब्रेकअप बता दूंगा सर, मैं भी पहले कंपेयर कर रहा हूँ। 4 साल को मिला दें तो 2020 में 2 बच्चों के आए थे, 2021 में 3 बच्चों के आए थे, 2022 में क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया, किसी के नहीं थे, और 2023 में 2 के आए थे। तो 2 3 5 तो 7, 4 साल में अभी तक 720 में 720 7 बच्चे आए हैं। तो इस बार ऐसा 2024 में क्या हो गया कि भाई एक ही जगह से आपके 6 बच्चों के 720 पे 720 आ गए, और फिर उसके बाद तो ये जो बात पेपर लीक की कही जा रही है, आप लोग मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है? मैं अभी पेपर लीक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पहले डेटा एनालिसिस कर दूं पहले आपको। जो मैं कह रहा था कि 2024 में अगर देखें, जो हमारा 2023 में 13,991 था, वो हमारा 2024 में हो गया 58,263, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने कहा 13 से 15,000 चलता था, ज्यादा मान लो प्रतिभा अच्छी होगी तो 20,000 मान लो, 20,000 की जगह हो गया ये 58,263, यानी लगभग 38,000 बच्चा यहाँ पे शुरू में 100 नंबर में कैसे आ गया। ये वही बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ पे 58,000 सीट होती है हमारी जीएमसी की, और ये 100 नंबर में खत्म हो जाती है। तो इसमें नहीं तो कहीं ना कहीं कुछ ना तो दिक्कत होगी। जैसा अभी शर्मा साहब थे हमारे साथ प्रयागराज से, उनका ये कहना था कि बिहार में कई जगहों पे 24 घंटे पहले पेपर दे दिया गया, रटवाया गया, उनको 720 आ गया। हमारे साथ एक एसके यादव जी हैं, उनका भी यही कहना है। आप लोग भी क्या यही मान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक की बात कहीं नहीं आई है अभी तक। उसके बाद सरकार ने भी यह साफ कर दिया है कि पेपर लीक कहीं नहीं हुआ है। हाँ, सेट जरूर गड़बड़ हुए थे 6 सेंटर्स पर, 6 सेंटर्स की बात सामने आई है, वहां पर जो वक्त लगा उसका ग्रेस नंबर हमने दिया है। सर आप जो बात कह रहे हो ना, मैं थोड़ा क्लियर, ये मैं नहीं, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में जो बात आई है, मैं बता दूं 2 बातें हो सकती है, या तो पेपर लीक
या जो आपने बोला जो स्पेशल ग्रेस मार्क्स दिए गए जिसमें तो समय का नुकसान हुआ और बच्चों के पेपर की एफिशिएंसी के आधार पे, ठीक। पहले मैं बात कर रहा हूँ ग्रेस मार्क्स के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पे डेटा बेसिस प्रूव कर दिया कि 38,000 बच्चे एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए। तो या तो ये 38,000 बच्चे वो हैं जिनको उन मेडिकल कॉलेज की सीट के लिए पहले से सेट किया गया और उनको पूरा ऊपर से न्यू दिल्ली एम्स से लेके स्टेट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सीट के हिसाब से वहां पे उनको पहले से सेट कर दिया, ठीक। या तो ये बात है, क्योंकि ये डेटा इतना बड़ा आ नहीं सकता, या फिर जो कह रहे हैं कि पेपर कहीं लीक हुआ उसके कारण, दो में से एक बात तो पक्की है। लेकिन ये पक्की बात है कि 15,000 आप तो वीसी रह चुके हैं, आपको एग्जाम्स कंडक्ट होती हैं, उन चीजों के बारे में बेहतर तरीके से पता होगा। देखिए ऐसा है कि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, अगर आपका ये चैनल पे अगर दिखा देंगे इसको, एनटीए का मैंडेट क्या है। एनटीए का मैंडेट क्या केवल एग्जाम कंडक्ट कराना था, वो तो सीबीएसई भी करा रही थी। आपका मैंडेट एज पर एजुकेशन पॉलिसी ये है, हाई क्वालिटी टेस्ट टू एलिमिनेट नीड फॉर कोचिंग सेंटर्स, वो है ही नहीं। अच्छा, इसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप है, ये बताया जा रहा है न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, हम असेस करेंगे बच्चों को, वो है नहीं। तो एक तो वो होना चाहिए और दूसरा हमको नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी चाहिए और टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट हो, ना कि एमसीक्यू जो हम कर रहे हैं। हम एप्टीट्यूड टेस्ट लें कि बच्चा मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए उसका एप्टीट्यूड भी है कि नहीं है। ठीक है सर, टॉपिक अभी कुछ और है। टॉपिक अभी ये कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनके कायदे से जो इतने सालों से रिजल्ट चल रहा है उसके हिसाब से अगर 600 प्लस नंबर आ जाए तो उनको आराम से काउंसलिंग के हिसाब से लगता है कि मुझे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी। इस बार नहीं मिल सर रहा। नहीं, इसमें ब्रजेश जी मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक चीज सर, पटना मैं मगध यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूं। पटना यूनिवर्सिटी में कट ऑफ कभी 85 पे हो जाया करता था, फिर धीरे धीरे वो 89 पे होने लगा, फिर धीरे धीरे वो 95 पे होने लगा। साइंस कॉलेज पटना में एडमिशन लेने जाइए तो 99 पे हो रहा है। तो चीजें इस तरीके से बढ़ी हैं, नंबर गेम तो चल ही रहा है, पूरे सिस्टम में नंबर गेम चल रहा है। इसके लिए एक प्रोसेस जो है टाइम के हिसाब से चलता है, कोई ओवरनाइट नहीं होता। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आज हुआ है, नहीं संजय जी, मैं ये कह रहा हूं ये हो तो रहा है, नंबर गेम तो आज से नहीं, पिछले 20 सालों में आप देखें, आप याद करें आज से 25 साल पहले के एग्जाम, अगर आपको 62% आते थे आप मस्त होते थे। आज 62% में माता पिता नाराज होते हैं कि क्या लेकर के आया है तू। करते हैं कि जो एग्जाम हुआ ना उसकी बात तो कर नहीं रहे, जो कट ऑफ पे डिपेंड करता है, डिपेंड ही नहीं करता परसेंटेज पे। सर मैं ब्रजेश जी, मैंने उसी पे पूरी चर्चा की है। आप थोड़े विलंब से जुड़े, लेकिन मैंने पूरी चर्चा उसी पे की है कि इस एग्जाम पर आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट में गई हैं तो सुप्रीम कोर्ट अब देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट को तो हर कोई मानेगा, हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे। सर मैं एक बात बोलना चाहता हूं, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अपनी टॉप पोजीशन पर है, लेकिन उनके सामने जो रखा जाता है, अब एनटीए ने एक लाइन बोल दी कि 1563 इन बच्चों को हमने समय के नुकसान और उनके अपनी जो पेपर एफिशिएंसी उसके आधार पे ग्रेस मार्क्स दिए, ठीक है, मान लिया। अब ये डेटा फिक्स हो गया 1563 1563 1563। मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और एक बिल्कुल ओपन रूप से कह रहा हूँ, अगर ये 1563 बच्चों को हटा दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ दो फर्क नहीं पड़ेगा, इनका अलग से एग्जाम ले लो फर्क नहीं पड़ेगा, इनके ग्रेस मार्क्स हटा दो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क पड़ा है बहुत ज्यादा। तो ये बातें सुप्रीम कोर्ट में आनी चाहिए और जो लोग भी पिटिशनर हैं उन्हें ये बात सामने रखनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को। सर एक बात मैं पूरी तो करूं, सर एक पूरी बात कर लूं, एक पूरी बात अभिषेक जी, बस सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।